Hello everyone, my name is Dev Narayan Sharma and I welcome you into my YouTube channel Hike English. So दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बेसिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो हम आइडेंटिफिकेशन से शुरू करेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं. ओके. अब दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर. राइट, इज, एम, आर. और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. चाहे आप हेल्पिंग वर्ब बोलिए या इनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, एक ही बात है. ठीक है. अब इसमें मेन वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब के बारे में आप देख लीजिए. मेन वर्ब कौन कौन सी होती है? ठीक है, मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको मिलेगी. ठीक है, जो बेस फॉर्म होगी उसमें आईएनजी आपको मिलेगी. और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो आईएनजी फॉर्म होती है वो नॉट वेरिएबल होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता. जैसे कुछ और वर्ब्स होती हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, बट ये जो आईएनजी फॉर्म है ये नॉट वेरिएबल है. ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है और ना ही सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इस पे कोई असर होता है. ठीक है. अब सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं. इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. सो ही, शी, इट, नेम. और सिंगुलर नाउन, he, she, it, name and singular noun. इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज आएगी. ठीक है, याद रखना है हमेशा. he, she, it, name, singular noun, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी. और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, प्लूरल सब्जेक्ट्स. राइट, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे we, you and they plus plural noun, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी आर. याद रखना है, we, you, they और प्लूरल नाउन, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी आर. एक चीज यहां पर और देखना होगा आपको, इसमें एक आई सब्जेक्ट होता है जो इस टेंस में सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी एम. ठीक है, तो एक बार और आप इसका रिव्यू ले लीजिए. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी रहा है, रही है और रहे. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं? इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगी. मेन वर्ब कौन कौन सी है? मेन वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी. और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट और नेम, इनके साथ. और सिंगुलर नाउन, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी इज. इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वी, यू, दे. प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? आर. और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? एम. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होगा. राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ, क्योंकि अब हमें ट्रांसलेशन सीखना है तो हमें स्ट्रक्चर्स जानना होगा कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं. इसके बाद हम फिर ट्रांसलेशन सीख सकेंगे. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हर टेंस में 4 तरह के सेंटेंसेस होंगे. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप और इंटरोगेटिव WH टाइप. ओके, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं.
affirmative सेंटेंस, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी जान लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर होंगी, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फुल स्टॉप होगा, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। वर्ब के बारे में आपको पता है कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आएगी, ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ इज आना है, आई के साथ एम आएगी, वी यू दे के साथ आर आना है, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी whether your sentence is affirmative, negative और interrogative, राइट। अब हम एक यहां पर एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे वह अपने छोटे भाई अमन के साथ खेल रहा है। दोस्तों सेंटेंस क्या है, वह अपने छोटे भाई अमन के साथ खेल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई टेंस फर्स्ट, देन इनटू अनदर स्टेप आइडेंटिफाई सेंटेंस, राइट। तो सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो जहां पर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको हा मिल जाता है तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में हा है तो वो प्रेजेंट का होगा। अब क्योंकि प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं तो उसमें डिसाइड करना हमें कि ये इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ये चीज हमें डिसाइड करना है। तो हम और आगे आ जाते हैं, रहा मिला, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है रहा, रही, रहे, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन 1 मिनट यहां पर अभी हम रुकेंगे, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो सकता है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में भी आपको रहा है, रही है और रहे हैं मिलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो मिलेगा ही मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं होता ही है, ठीक। अब हमें इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना है आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं होता है। समय इन द सेंस इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, निश्चित या अनिश्चित समय नहीं होता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम गिवन होता है, और वो टाइम कैसा होगा, ईदर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को हम निश्चित समय बोलते हैं जिसके लिए हम सेंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम को हम अनिश्चित समय बोलते हैं जिसके लिए हम फॉर लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए अब हम प्रेटी श्योर हो जाते हैं कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। अब सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस में देख लेते हैं। यहां पर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। नेगेटिव वर्ड जैसे नहीं, वो यहां पर नहीं दिया हुआ है, और ना ही किसी तरह का इंटरोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं है। इसलिए कौन सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नाउ वी विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ठीक है। कैसे ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है, वह सब्जेक्ट है। तो यहां पर हमने लिखा ही, राइट।
अब ही के साथ हमें क्या लाना है, इज एम आर में कोई एक लाना है, बिकॉज ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। तो इसके साथ अब हम क्या कौन सी वर्ब लाएंगे, सिंगुलर वर्ब लाएंगे। तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज, ही इज। यहां तक क्लियर हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। तो यहां पर देख लीजिए, वह अपने छोटे भाई अमन के साथ खेल रहा है। तो यहां पर वर्ब क्या है, एक्शन हो रहा है, खेलना है ना। तो यहां पर हो गया प्ले, और आईएनजी फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, किसके साथ खेल रहा है, विद हिज। जब ही के साथ अपना अपनी अपने आए तो हिज आएगा, शी के साथ अपना अपनी अपने आए तो हर आएगा, वी के साथ अपना अपनी अपने आए तो अवर आएगा, यू के साथ अपना अपनी अपने आए तो योर आएगा। और अगर इधर सब्जेक्ट आई है और सेंटेंस में अपना अपनी अपने दिया हुआ है तो यहाँ पर माई आएगा अपना अपनी अपने के लिए। और अगर सब्जेक्ट आपका दे है तो अपना अपनी अपने के लिए दियर आएगा, ठीक है। ही इज प्लेइंग विद हिज, छोटा भाई है ना, छोटे भाई क्या होती है, यंगर ब्रदर, और भाई का नाम भी दिया हुआ है अमन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन हो गया हमारा, ही इज प्लेइंग विद हिज यंगर ब्रदर अमन, राइट। ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब एक ट्रांसलेशन में और बताया दे रहा हूं अफर्मेटिव का, जैसे वह मेहमानों के लिए सुबह का नाश्ता बना रही है। वह मेहमानों के लिए सुबह का नाश्ता बना रही है, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या आएगा, अब यहां पर देखो आइडेंटिफाई करेंगे, यहां से क्या हुआ प्रेजेंट, रही से क्या हुआ कॉन्टिन्यूअस, किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड नहीं है और ना ही किसी तरह का इंटरोगेटिव वर्ड दिया है। तो सिंपली हमने वाक्य को पहचान लिया कि ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सेंटेंस कैसा है अफर्मेटिव। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सारी चीजें एज इट इज पुट करते जाएंगी। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, शी, और शी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी इज। शी इज क्या करिए, बनाना है ना। तो प्रिपेयर, शी इज प्रिपेयरिंग, शी इज प्रिपेयरिंग सुबह का नाश्ता। तो शी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हो गया, सुबह का नाश्ता। शी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर द गेस्ट, राइट। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। वह मेहमानों के लिए सुबह का नाश्ता बना रही है। शी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर द गेस्ट, राइट। सो दोस्तों ये हो गया दूसरा वाक्य और उसका ट्रांसलेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एक अगर हमने स्ट्रक्चर जान लिया है तो हमें स्ट्रक्चर बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक स्ट्रक्चर अगर हम समझ लेते हैं तो बाकी के स्ट्रक्चर्स हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो नेगेटिव वर्ड कहां पर पुट करना है, हमें इतना याद रखना है कि जो नॉट होगा उसको हम कहां पर प्लेस करेंगे, नॉट को हम प्लेस करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब के मिड में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिड में जो है हमें नॉट लगाना है, ठीक। तो यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा ही,
प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये तो रहेंगी ही, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी एज इट इज। ओके, अब हम इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। So once again, what we have to do? Simply the first step is to identify tense. अब हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा टेंस है। तो टेंस पहचानने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वाक्य के अंत में जाएंगे। तो यहाँ पर मिला हमें हा, हा किसकी पहचान होती है, आप हमेशा याद रखें, इस तरह से आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। और रहा किसकी पहचान होती है, कॉन्टिन्यूअस की। मैंने एक चीज और आपको बताई थी, वो हमेशा आप याद रखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चीजों को सही से आइडेंटिफाई करना होगा आपको, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। जल्दबाजी नहीं करें, उसमें देख लें, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम गिवन होता है, समय दिया हुआ होता है। और समय कैसा होगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम जिसे हम निश्चित समय बोलेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम जिसे अनिश्चित समय बोलते हैं। और इन टाइम के पहले हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया होता है, ठीक है। यही चीज टेंस को सेपरेट करती है, ठीक है। तो यहां पर टाइम गिवन नहीं है, तो ये टेंस कैसा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप, वी हैव टू आइडेंटिफाई सेंटेंस। अब यहां पर हमें और आगे आते हैं, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, नहीं, ठीक है। नहीं नेगेटिव वर्ड है, तो ये नेगेटिव भी है। और देख लीजिए, कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड तो नहीं दिया, कहीं कोई प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं दिया। अगर प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा तो वो इंटरोगेटिव होगा। अब हम और आगे चेक करते हैं, हमें किसी भी तरह का प्रश्नवाचक शब्द नहीं मिला, तो हम यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। इतना हमने कंफर्म कर लिया कि ये जो हिंदी वाक्य दिया हुआ है, वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, राइट। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेशन में वही सिंपल ट्रिक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जाएंगे। वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, ही, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ही के अकॉर्डिंग हम वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ जाएगा, इज, ही इज। और इसके बाद अब नॉट है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ही इज नॉट। याद करना, तो याद करने की क्या होती है, लर्न, और फिर हम क्या लगा देंगे इसमें, आईएनजी, ही इज नॉट लर्निंग। अब यहां पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट अपना पाठ, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही। तो जब ही दिया हो और ही के लिए हमें अपना, अपनी, अपने की स्पेलिंग या उसके लिए वर्ड चूज करना होगा, तो ही के साथ हम अपना, अपनी, अपने के लिए क्या लगाएंगे, पॉसेसिव हिज लगा देंगे, ठीक है। ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन, ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया, ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। एक और देते हैं, वे अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, वे अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, ठीक। अब हमें फिर क्या करना है, वंस अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई, राइट। सेम ट्रिक है, हा से प्रेजेंट हुआ, रहा, रहा, रही, रहे से कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक। कोई भी टाइम गिवन नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो ये श्योर हो गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद अब क्या करते हैं, सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहां पर हमें नहीं मिल जाता है,
और इसके अलावा और चीजें चेक कर लेते हैं, किसी भी तरह का प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। तो ये टेंस हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और उसका नेगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे। यहाँ पर दे लिख देंगे सब्जेक्ट, क्योंकि दे आपका जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए दे के साथ जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब होगी आर, दे आर, और नेगेटिव है तो नॉट लिख देंगे यहाँ पर, दे आर नॉट। ठीक है। अब कहना मानना या आज्ञा पालन करना ओबे होता है, सो दे आर नॉट ओबेइंग, राइट, आईएनजी लगा दीजिए। अब अपने माता पिता, ठीक है, यहां पर मैंने बताया कि अगर दे के साथ अपना अपनी अपनी आए तो उसके लिए पॉसेसिव दियर आता है, क्या लगा देंगे? दियर, और क्या हो जाएगा? पेरेंट्स। ठीक, फुल स्टॉप। दे आर नॉट ओबेइंग दियर पेरेंट्स, राइट। हम इसको ये भी कह सकते हैं, सपोज अगर हम कहें कि इसमें नॉट ना लगाएं और फिर भी हम ट्रांसलेशन कर दें तो हम डिसओबेइंग कर देंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन हमें नॉट लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का ये ट्रांसलेशन हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, राइट। जब हम अगले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हमें चेंज क्या करना है उस स्ट्रक्चर को, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, जिन्हें आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इनको उठा के आप सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, ठीक है। इनको उठा के कहाँ रख देना है? सब्जेक्ट के पहले, और नॉट के आगे हमें ब्रैकेट में इफ यूज लिख देना है। बस हमारा इंटरोगेटिव यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो मैंने बताया ना, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप होता है और एक इंटरोगेटिव WH टाइप होता है, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक होगा आपका इंटरोगेटिव यस और नो टाइप, ठीक। अब इंटरोगेटिव यस और नो टाइप होता क्या है ये पहले आप जान लीजिए। किसी भी हिंदी वाक्य के बिगिन में, शुरुआत में अगर प्रश्नवाचक शब्द मिल जाए आपको तो वो हिंदी वाक्य किस सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा? इंटरोगेटिव यस और नो टाइप। मैं हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी हिंदी वाक्य किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की यस और नो टाइप कैटेगरी में आएगा, ठीक। अब इसी का जस्ट अपोजिट, अगर कोई इंग्लिश वाला सेंटेंस, कोई इंग्लिश सेंटेंस दिया गया है और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो इंटरोगेटिव यस और नो टाइप की कैटेगरी में आएगा। मतलब हिंदी वाला वाक्य किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तब हम उसे इंटरोगेटिव यस और नो टाइप कैटेगरी में लाएंगे, और इंग्लिश वाला वाक्य कहां से शुरू होगा? किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तब वो इंटरोगेटिव यस और नो टाइप की कैटेगरी में होगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैंने बताया ना जो इंटरोगेटिव यस और नो टाइप सेंटेंस होगा वो हमेशा इंग्लिश वाला, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। देन क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, एंड आफ्टर सब्जेक्ट क्या लिखना है? नॉट। अब एक चीज यहां पर देख लीजिए, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप जो सेंटेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने नॉट के आगे ब्रैकेट में लिख दिया है इफ यूज। मतलब अगर हिंदी वाले वाक्य में अगर नहीं शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तो नॉट लगा देंगे, और अगर हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द नहीं दिया हुआ है तो नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं। इंटरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दोस्तों हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है ये। और इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो क्वेश्चन मार्क से ही एंड होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। इज एम आर सब्जेक्ट नॉट इफ यूज फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी ऑब्जेक्ट एटसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर, राइट। अब हम इस एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मास्टर साहब अपने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या मास्टर साहब अपने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे हैं? ये आपका सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है ना, तो सबसे पहले आप लास्ट में जाएंगे, और अगर यहां पर आपको इंटरोगेटिव मार्क मिल गया, क्वेश्चन मार्क मिल गया, तो नो डाउट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अब हमें अब पहचानना क्या है भाई, हमने तो यहीं से पहचान लिया कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अभी एक चीज हमें और देखनी है, हमें टेंस पहचानना है। टेंस हा से क्या हुआ? प्रेजेंट। हा से क्या हुआ? प्रेजेंट। किसी भी हिंदी वाले वाक्य में अगर अंत में हा दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है हा। और अगर किसी भी हिंदी वाले वाक्य में रहा, रही, रहे मिल जाए तो वो या तो कॉन्टिन्यूअस होगा और या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ रहे हैं आप? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस कंडीशन में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस कंडीशन में होगा? जब उसमें टाइम दिया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, रहा, रही, रहे प्लस हा प्लस पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। ठीक, अब इसमें आप देख लीजिए, ना तो निश्चित समय दिया हुआ है और ना ही अनिश्चित समय दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ये सिंपल क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया क्लियरली। अब सेकेंड स्टेप में हमें और क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है इसका सेंटेंस। सेंटेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई हिंदी वाला सेंटेंस, हिंदी का वाक्य अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो वो इंटरोगेटिव यस और नो टाइप की कैटेगरी में आता है। एंड व्हाइल ट्रांसलेटिंग सच सेंटेंस हम उसको किससे शुरू करेंगे? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। जब हम ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे होंगे इनटू इंग्लिश तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे उसे। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करने से पहले हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, क्योंकि हमें इज एम आर पहले लिखना है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इज एम आर आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर होगा, अगर सब्जेक्ट आई है यहाँ पर तो एम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं, मास्टर साहब। ठीक है ना, टीचर, द टीचर, राइट। मास्टर साहब क्या हो गया? द टीचर। तो टीचर किस कैटेगरी में आ गया? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ गया और सिंगुलर है। टीचर कैसा है? सिंगुलर वर्ड है ना, सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन है। मास्टर क्या है? सिंगुलर नाउन है, ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया ट्रांसलेशन में द टीचर और वर्ब आएगी सॉरी, सबसे पहले हमें वर्ब लिखना है। इज
द टीचर, और देख लेते हैं नहीं भी है, यहां पर नेगेटिव वर्ड दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है सिंपली। इज द टीचर नॉट, अब पढ़ाना, वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होगी, टीच, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी, है ना। सो इज द टीचर नॉट टीचिंग, किसको नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को। तो टीचर जो है वो थर्ड पर्सन होता है, और अगर मान लो टीचर को हम कहें कि इसको आप पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करिए, जैसे मैं आपको कोई नाम दे दूं, जैसे मैंने नाम दिया आपको अमन, और मैंने कहा कि इसको पर्सनल प्रोनाउन में आप चेंज करिए तो वो हो जाएगा ही। जैसे मैंने एक दूसरा नाम दिया गीता, ठीक है, फीमेल नेम है, तो पर्सनल प्रोनाउन उसका क्या होगा, शी। अब जैसे दिया हुआ है टीचर, हालांकि ये कॉमन नाउन है, कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। अब टीचर यहाँ पर क्योंकि मास्टर साहब दिया हुआ है, तो मास्टर साहब से ये पता चलता है कि जो टीचर है वो मेल है, फीमेल नहीं है, ठीक है। या तो मास्टर साहिबा दिया होता तो आपको पता चल जाता कि जो टीचर है वो फीमेल है। मास्टर साहब से ये पता चल रहा है कि जो टीचर है वो मेल है, इसीलिए आपने सब यहाँ पर एक चीज आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि अपना अपनी अपने भी है ना। तो भाई मास्टर साहब, क्लियर हो गया कि ये जो टीचर है ये कॉमन नाउन है, और इस वर्ड से, इन शब्दों से ये हमें पता चल रहा है कि जो टीचर है वो मेल है, तो इसका मतलब ये है ही, क्या है, ही। टीचर का पर्सनल प्रोनाउन अब क्या हो जाएगा, ही। अब ही के लिए हम अपना अपनी अपने, जब सब्जेक्ट ही होता है तो हम अपना अपनी अपने के लिए क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हिज, और स्टूडेंट्स क्योंकि विद्यार्थियों है तो प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स, राइट, क्वेश्चन मार्क। सो इज द टीचर नॉट टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। एक बार और ओवरव्यू कर लीजिए, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप। स्ट्रक्चर होगा इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट, ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगी। नॉट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर नेगेटिव वर्ड आपको मिले तो नॉट रखिए, अदरवाइज नहीं रखना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा लगेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एटसेट्रा वर्ड होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, राइट। तो ये ओवरव्यू है, क्या मास्टर साहब अपने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे हैं। सो हमने आइडेंटिफाई किया, हा से प्रेजेंट हुआ, रहा रही रहे से कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट। तो ये हो गया टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये वाक्य जो हिंदी वाला है वो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। जब कोई हिंदी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो हमेशा इंटरोगेटिव यस और नो टाइप की कैटेगरी में आता है। एंड व्हाइल ट्रांसलेटिंग सच सेंटेंसेस, अब क्या करना होगा हमें, हम हमेशा जब इन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ऐसे वाक्यों को, तो उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिख देना होता है, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन भी देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्ब लिख देंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इसका हो गया, इज द टीचर नॉट टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, राइट। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत ही इजी होगी आपको समझने में, कि जो इंटरोगेटिव WH टाइप है उसका स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आपको उसमें कोई बहुत ज्यादा नीड नॉट टू चेंज अ लॉट, बहुत ही छोटा सा चेंज आपको करना है। वो क्या चेंज होगा यहाँ पर देख लीजिए आप, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत ही स्लाइड चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होना है, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन वर्ड रख देना है। क्या करना होगा, स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन वर्ड रख देना है, इंटरोगेटिव WH टाइप, ठीक है। अब ये हो गया इंटरोगेटिव WH टाइप। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर। अब बाकी का जो स्ट्रक्चर होगा
वो इंटरोगेटिव यस और नो टाइप ही होगा, एज इट इज इसको लिख देंगे। हमें लगाना क्या है, केवल इंटरोगेटिव WH टाइप में यहां पर हम WH वर्ड लिख देंगे या क्वेश्चन वर्ड लिख दो। आप इसको ये भी लिख सकते हो WH वर्ड्स, है ना, ये भी हो सकता है, या QW लिख दो तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, इज MR प्लस सब्जेक्ट नॉट इफ यूज, और इसके बाद क्या आनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया, सिंपल सा एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट में जब हम पहुंचे, तो जब हमें यहां पर क्वेश्चन मार्क मिला, तो हमने यहीं से इस सेंटेंस को जान लिया कि ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव क्योंकि दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स हैं, यस और नो टाइप और WH टाइप। तो हम इस बात को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये WH टाइप है या यस और नो टाइप है। तो आपने यस और नो टाइप में देखा था, जो हिंदी वाले वाक्य थे वो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहे थे। ठीक है, और जो WH टाइप वाले हिंदी वाक्य होते हैं वहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं पर आएगा। ठीक है, शुरुआत में नहीं आएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में हो तो ये यस और नो टाइप हो जाएगा, और अगर प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाले वाक्य के बीच में है तो ये इंटरोगेटिव WH टाइप होगा। अब जब ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे हिंदी वाले वाक्यों को हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, उसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चीजों को हम एज इट इज करते जाएंगे। तो यहां पर कहां प्रश्नवाचक शब्द है, तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या लिख दिया, वेयर। अब इसके बाद वेयर के बाद हमें क्या लिखना है, इज एम आर में से कोई एक वर्ड आएगी और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, तुम। ठीक है, यू है आपका, यू प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है और प्लूरल है। ठीक है, एक चीज आप ये जान लीजिए कि यू प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, लेकिन हमेशा यू के साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल होगी। यू का सेंस सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन एक चीज ये तय है कि यू के साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, वेदर यू एक्सप्रेस सिंगुलर मीनिंग और प्लूरल मीनिंग डजंट मैटर, बट you will agree with plural verb always। इतना हमको याद रखना है कि you हमेशा you के साथ plural verb ही आएगी, चाहे वो सिंगुलर सेंस दे रहा हो चाहे वो प्लूरल सेंस दे रहा हो। ठीक है, अभी मैं एक वाक्य आपको लिख के बताऊंगा कि यू कहां पर सिंगुलर सेंस देता है और कहां पर प्लूरल का सेंस देता है। तो यहां पर फिलहाल पहले हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। सब्जेक्ट है तुम, मींस यू, तो यू आपका प्लूरल है तो यू के साथ क्या आता है, आर। वेयर आर, सब्जेक्ट क्या आएगा, यू, और वर्ब क्या है, जाना, तो गो, और गो में क्या लगा देंगे, ING, क्योंकि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हा से प्रेजेंट हुआ और रहा रही रहे से कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, और बीच में क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द यहां पर दिया है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव WH टाइप हुआ। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और बेसिक रूल्स एंड उनका ट्रांसलेशन कैसे करना है। हाँ, एक चीज मैं ये बता रहा था कि यू सिंगुलर सेंस भी देता है, प्लूरल सेंस भी देता है, लेकिन यू के साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही आती है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, यू आर अ स्टूडेंट,
तो यहाँ पर यू जो है किसी एक सिंगल स्टूडेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। यू आर ए स्टूडेंट मतलब तुम एक विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो सिंगुलर है, ठीक है। कैसा है? सिंगुलर। तो यू का जो सेंस है यहाँ पर वो सिंगुलैरिटी में है। और अगर हम कह दें यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है और यू जो है प्लूरल नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर यू का सेंस प्लूरल हो गया। और पहले जब एस नहीं लगा हुआ था तो सिंगुलर सेंस था, अब एस लगा देंगे तो प्लूरल सेंस हो गया। लेकिन आप देखेंगे दोनों ही केस में वर्ब में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब सिंगुलर था तब भी वर्ब आर थी, इज नहीं लगा, और जब प्लूरल है तब भी वर्ब आर ही है, चेंज वर्ब में नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये आपको बेहद पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अब आपको करना क्या होगा, ढेर सारे हिंदी वाक्य इस तरह से आप लीजिए किसी भी प्रैक्टिस बुक से और उनको रूल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए, तो आपको पूरी तरीके से ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से अपने आप से, राइट। तो आपको रूल्स रिवाइज हो जाएंगे और लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो एक बार आप रिव्यू कर लें। इंटरोगेटिव WH टाइप स्ट्रक्चर ये है, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड होंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट इफ यूज वर्ब ING फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC। एग्जाम्पल है तुम कहाँ जा रहे हो और इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर आर यू गोइंग। और ये जो वाक्य मैंने आपको बताया है इसको मैंने सिर्फ इसलिए बताया था ताकि मैं ये आपको समझा सकूं कि यू सिंगुलर सेंस भी देता है और प्लूरल सेंस भी देता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल ही आती है, कभी भी यू के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। सो दोस्तों आज का वीडियो ये फिनिश है, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और आप इसे केयरफुली वॉच करें। थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है बट मैंने छोटी छोटी चीज़ों को मेंशन करने की कोशिश करी है। आप कमेंट्स करें और वहाँ पर अपने आप सजेशन भी दे सकते हैं और मुझे सपोर्ट करें। हाइक इंग्लिश चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।